नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बिहार के मुंगेर में दुर्गा पूजा के बाद हो रही मूर्ति विसर्जन के समय हुई फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बिहार में कल पहले चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होगा, उनमें मुंगेर भी शामिल है। लेकिन उससे पहले हुई इस गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोगों की चीख निकल गई। बीच सड़क पर अचानक हुई इस फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस वाले रास्तों पर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि मूर्ति विसर्जन के लिए जाते समय इलाके के लोगों का पुलिस वालों से विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस को हंगामा शांत करवाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। बोल रहा है प्रशासन गोली चलाया, लेकिन हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन सब कह रहा है कि प्रशासन ही गोली चला रहा है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह महबूबा मुफ्ती के बयान को बताया। महबूबा मुफ्ती ने 370 की बहाली की मांग करते हुए तिरंगे पर विवादास्पद बयान दिया था, जो उनकी पार्टी के नेता टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा को नागवार गुजरा, जिसके बाद उन्होंने पीडीपी से अलग होने का फैसला कर लिया। जो हमने चिट्ठी लिखी है उसमें हमने ये कहा है कि हम अपने आप को, जो आपने एक फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह दी है रिगार्डिंग अवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो एक नेशनल प्राइड है हमारे लिए, उसके बारे में जो आपने कहा है, हम अपने आप को डिसएसोसिएट, हम उससे उस बयान को अपने आप से अलग करते हैं। लेकिन आज हम अपने आप को एक किस्म का ठगा हुआ महसूस करते हैं कि नो देयर इज़ नो, वो अल्टरनेटिव जो मुफ्ती साहब की लीडरशिप में आज हमने दिया था, वो अल्टरनेटिव आज ख़त्म हो गया। आज उस अल्टरनेटिव को दफन कर दिया गया। उधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने महबूबा मुफ्ती पर हमला करते हुए कहा कि अलगाववादियों के चेहरे बेनकाब हो गए। मेरा ख्याल है कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। जितने भी अलगाववादी लोग हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो गए, इनके विदेशी फंडिंग बेनकाब हो गई है और समाज में अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। इसलिए पहले कभी ये नेता थे, पर अब ये नेता नहीं है, क्योंकि इनके चेहरे बेनकाब हो गए। बिहार चुनाव में लालू यादव की कमी पूरी करने का जिम्मा आरजेडी के एक समर्थक ने संभाला है। कृष्णा यादव नाम के आरजेडी के ये समर्थक पटना में हूबहू लालू यादव की शैली में वोट मांगते दिखे और सड़कों पर लालू यादव के अंदाज में आरजेडी के समर्थकों के साथ घूमते दिखे। वो सड़क पर मौजूद हर शख्स से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील करते दिखे। कृष्णा यादव का अंदाज ऐसा है कि केवल आवाज सुनने पर तो ऐसा ही लगता है जैसे खुद लालू यादव चुनाव प्रचार के लिए निकले हों। परिवर्तन जरूरी बा, तेजस्वी जी को बैठाइए। जेल में बंद लालू यादव की कमी पूरी करने में कृष्णा यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ट्रेनवा के बटन टिप के और महागठबंधन को जिताने का काम होगा। अरे करो हम सब मिलकर तैयारी, और बीजेपी करो सिंहासन खाली की जनता आती है। कृष्णा यादव आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता हैं और लालू यादव के बड़े फैन भी हैं, इसलिए उन्हीं के अंदाज में वो एनडीए पर हमले का मौका भी नहीं चूकते। कहाँ रोजगार है, युवा युवती कर रहा पुकार है, नीतीश की सरकार बेरोजगार है, कहाँ रोजगार है। पटना के बाजारों में खरीदारी करने वालों और काम धंधा करने वालों के लिए कृष्णा यादव आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बिना पायलट वाले अपने पहले विमान का रनवे पर सफल परीक्षण किया। इस विमान को ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने साथ मिलकर बनाया, जिसकी पहली स्टेज का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान विमान को रनवे पर धीमी रफ्तार में दौड़ाकर उसकी जांच की गई। विमान के लिए बेहद अहम माने जाने वाले इस परीक्षण को पूरी तरह कामयाब बताया गया। For the first time under its own power down the runway. It was an amazing achievement by the team. इससे पहले लॉयल विंगमैन नाम के इस विमान के इंजन की ताकत परखी गई। बिना पायलट वाला ये विमान खास तौर पर लड़ाकू विमानों की मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे कई दूसरे काम भी लिए जा सकेंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे से ईडी आज पूछताछ करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह से आज ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। इसके लिए आज उन्हें जलंधर में ईडी दफ्तर में पेश होना है। उनसे ये पूछताछ फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में होगी। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम है। जनपद बुलंदशहर से
एक डकैती के मामले में वांछित चल रहा है और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी है। पंजाब के जलंधर में कुछ बदमाशों ने साइकिल से जा रहे एक आदमी को लूट लिया। ये घटना तब हुई जब साइकिल सवार आदमी एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश उसके पास पहुंचे और धारदार हथियार दिखाकर उससे लूटपाट शुरू कर दी। वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अग्रवाल कॉलेज के गेट पर अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। छात्रा जैसे ही परीक्षा देकर बाहर आई, आरोपी ने उसे गोली मार दी और वहां से अपनी कार में बैठकर फरार हो गया। इस बीच उसका एक दोस्त भी उसके साथ नजर आया। इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार सवार 2 लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकली एक छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी पहले तो लड़की को कार में बैठाने की कोशिश करता दिखा और जब लड़की ने मना किया तो उसने उसे गोली मार दी। बाद में वो और उसका साथी कार में बैठकर फरार हो गए। बाद में घायल हालत में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में जुट गई है। तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया, वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। हरियाणा के चरखी दादरी से एक दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीरें सामने आईं। वहां एक बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गया और उसने सड़क के किनारे खड़े लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे पहले वो दोनों लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। इसी बीच वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर भी वहां पहुंचा, जो डिवाइडर से टकराने के बाद सीधा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो संभल पाते, ट्रैक्टर ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एक आदमी तो दूर गिर पड़ा, जबकि दूसरा ट्रैक्टर के साथ ही घिसटने लगा। बेकाबू ट्रैक्टर इसके बाद भी नहीं रुका और उसने कुछ दूरी पर खड़े एक तीसरे आदमी को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जबकि बाकी दोनों को भी चोटें आईं। जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और ट्रैक्टर के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। एमसीडी कर्मचारियों, डॉक्टरों के अटके वेतन के मामले पर दिल्ली सरकार और निगम के मेयर आमने सामने आ गए हैं। तीनों मेयर ने सीएम आवास पर धरना दिया, लेकिन 7 से 10 दिन में भुगतान के आश्वासन पर वो लोग धरने से उठ गए। सुबह से ये लोग सीएम आवास पर धरने पर बैठे थे। फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मेयरों से मुलाकात की। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली सरकार पर उनका 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की वेतन में देरी हुई। उनसे मांगे वो जरूर दे देंगे, परंतु इसमें इनका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। इनको लगता है राजनीति ही करनी है, पैसे लेने में इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के 6,000 करोड़ रुपए का लोन है। अगर ये कह रहे हैं इनका कुछ भी ड्यू है तो वो हम दे देंगे, परंतु लोन हमारा अभी भी ड्यू है इनकी तरफ। उस लोन का भी इशू है और जो 12,000 केंद्र सरकार से लेने चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। एमसीडी के अंदर अगर कोई भी बिल्डिंग बनाता है, उस पर लेंटर पे पैसे लगते हैं, तीनों मेयर के घर चले जाना, छोड़ना मत इनको। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ, एक लेंटर के 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लेते हैं और ये कह रहे हैं कोई पैसा नहीं चलता। ताइवान की राजधानी ताइपे में हांगकांग के 12 नागरिकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन हुआ। हांगकांग सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल रहे 12 नौजवानों को अगस्त महीने में ताइवान जाते वक्त चीन ने समंदर से गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी रिहाई के लिए सैकड़ों लोगों ने राजधानी ताइपे की सड़कों पर उतरकर एक रैली निकाली। काले रंग के कपड़े पहने इन प्रदर्शनकारियों में ताइवान के आम लोगों के साथ ही अलग अलग संगठनों के सदस्य और हांगकांग के कई नागरिक भी शामिल थे। ये लोग अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में कई प्लेकार्ड पकड़े दिखे, जिन पर सेव 12 यानी उन 12 नौजवानों को बचाने का संदेश लिखा था। प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने विरोधियों पर चीन के दमन को दिखाने के लिए सड़क पर एक नाटक भी किया, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि चीन की सरकार कैसे अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों पर ज्यादती करती है। लोगों के इस समूह ने ताइपे में चीन के एक बैंक और हांगकांग सरकार के एक दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े चेहरों को जगह मिली है। देश के पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह को और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी ने उत्तराखंड की एक सीट के लिए नरेश बंसल को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इन सीटों पर 9 नवंबर को मतदान होगा और 11 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सड़क पर उतरे।
दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया, जिसे आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इंडिया गेट के पास एक रेड लाइट पर सिविल डिफेंस के कुछ लोगों के साथ पहुंच गए। वो गाड़ियों में बैठे लोगों को गुलाब का फूल देकर इंजन बंद करने के लिए समझाते दिखे। तेल भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। कुछ तख्तियों के जरिए भी इस अभियान से लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। जो नई दिल्ली विधानसभा के लोग हैं वो यहाँ पर इस तरह के प्लेकार्ड्स लेकर खड़े हैं, तो यही संदेश देने की कोशिश है कि जो दिल्ली में इन दिनों पोल्यूशन बढ़ता है वो किसी तरह से कम हो सके। गोपाल राय ने लोगों से प्रदूषण कम करने में केजरीवाल सरकार का साथ देने की अपील भी की। अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में जुड़े और दिल्ली का जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कम करने में जो है वो सफल हो। साथ ही पर्यावरण मंत्री ने बताया कि अगले महीने की 2 तारीख को दिल्ली के सभी 272 म्युनिसिपल वार्ड में इस अभियान को चलाया जाएगा। मेरठ में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के मेरठ में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव के कई टुकड़े किए गए थे और उन्हें कई बोरियों में रखकर फेंका गया था। पुलिस की ओर से रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई। का सिर कटा हुआ है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी महिला के परिचित व्यक्ति द्वारा यह कृत्य किया गया हो। हरियाणा के करनाल में एक शादी के घर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। धमाके की वजह से घर को काफी नुकसान पहुंचा और शादी के लिए रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। बताया गया कि हादसा चाय बनाने के समय हुआ, जिसके बाद परिवार के लोगों ने सरकार से मदद की अपील की। जयपुर में बकाया वेतन और नौकरी पर वापस रखने की मांग पर व्यावसायिक टीचरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के समय कई टीचर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्मदाह करने की धमकी देने लगे। 2 घंटे तक उनका ये हंगामा जारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने सभी को किसी तरीके से समझा बुझाकर नीचे उतारा। बिहार के कटिहार में गंगा नदी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। दोनों नदी में नहाने गए थे और इसी बीच वो हादसे का शिकार हो गए। हादसे के तुरंत बाद इलाके के लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोग जो है अपना नाव से खोजबीन कर रहे हैं, अभी तक लाश का तो पता नहीं है। हाथरस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट 3 अहम मुद्दे तय करेगी। कोर्ट ये तय करेगी कि क्या जांच के लिए कोई रिटायर्ड जजों की एसआईटी बनेगी या नहीं, और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या हाई कोर्ट की। इसके बाद हाथरस मामले को यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए या फिर नहीं, इस पर आज फैसला आएगा। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दोपहर 12 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद है। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरे। पिछले 1 साल से वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये लड़ाई तब से अब तक रुक रुक कर जारी है। राजधानी बगदाद की सड़कों पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी फिर जमा हुए और वो अपने हाथों में झंडे और पोस्टर लहराते हुए सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को पहले से और ज्यादा बुलंद करते दिखे। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो सड़कों पर संगीत के साथ झूमते हुए अपने विरोध का इजहार करते नजर आए। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस दौरान वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम भी लग गया, जिसकी वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ घंटों जाम में फंसे रहे। नीतीश कुमार की रैली के बाद चप्पल फेंकने के मामले में 4 आरोपी पकड़े गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की रैली के बाद कुछ लोगों पर हेलीपैड के पास चप्पल फेंकने का आरोप लगा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पंजाब के जलंधर में एक किसान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने कर्ज की वजह से खुदकुशी करने का दावा किया। परिवार के मुताबिक इस किसान पर बैंक और साहूकारों का करीब 30 लाख रुपए कर्ज था, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। दिल्ली पुलिस ने हत्या समेत 10 से ज्यादा मामलों के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक नाम का यह आरोपी खुद को आईएएस अधिकारी बताकर दूसरे अधिकारियों पर रौब जमाता था और उन्हें फोन के जरिए काम करने का निर्देश देता था। उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेकर के एफआईआर पंजीकृत कर स्थानीय पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और पुलिस, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। अगर निष्पक्ष संस्थाएं नहीं रहेंगी, प्रजातंत्र नहीं रहेगा, तो देश कैसे चलेगा? विपक्ष की नेता के तौर पर उन्होंने इसके लिए देश को आगाह किया है।
सोनिया गांधी के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कांग्रेस पर ही कई आरोप लगा दिए। ये सोनिया गांधी जी कह रही है, जिनकी सांस इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की कुछ और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में धधकता नजर आया। वहां पर लगभग 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन तेज हवाएं इस काम में आड़े आ रही हैं, जिसकी वजह से आग जंगल के बड़े हिस्से को तबाह करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही है। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पहाड़ पर जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता दिखाई दिया। आग से उठते धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने अंदर ढक लिया, जिसकी वजह से दिन के उजाले में भी वहां पर कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। इस मंजर ने आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। आग की डरा देने वाली लपटें तेजी से वहां रहने वाले लोगों के घरों की तरफ बढ़ती नजर आई। रिहायशी इलाकों पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए हेलीकॉप्टरों को आग बुझाने के काम में उतार दिया गया, जो आसमान से लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे। हालात बेकाबू होता देख वहां के प्रशासन ने 60,000 लोगों को तुरंत उनके मकानों को खाली करने के आदेश दिए। त्योहारों के सीजन के बीच दिल्ली के टैगोर गार्डन में मौजूद एक मॉल में राम मंदिर का मॉडल लगाया गया। ये मॉडल काफी हद तक अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर जैसा दिखा, जो लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया। मॉल पहुंचने वाले ज्यादातर लोगों के कदम राम मंदिर के 32 फीट ऊंचे इस मॉडल को देखकर ठहरते दिखाई दिए। कोई वहां अपनों की पिक्चर खींचता नजर आया तो कोई सेल्फी लेता दिखा। कुछ लोग करीब से मॉडल को निहारते भी दिखाई दिए। 3 मंजिला मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इसको डिजाइन भी कुछ इसी तरीके से दी गया है कि वो मिलता जुलता लगे आपको। रंग भी कुछ उसी तरीके का दिया गया है। 80 कलाकारों की मेहनत से करीब 1.5 महीने में बनकर तैयार हुए राम मंदिर के इस मॉडल की वहां पहुंचे लोगों ने जमकर तारीफ की। मंदिर देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम अपने कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बताया गया कि कोरोना संकट के बीच त्योहारों पर लोग अच्छा महसूस करें, इस सोच के साथ इस बार राम मंदिर के मॉडल को वहां लगाया गया। पंजाब के जलंधर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कुछ बदमाशों ने साइकिल से जा रहे एक आदमी को लूट लिया। यह घटना तब हुई जब साइकिल सवार आदमी एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश उसके पास पहुंचे और एक ने धारदार हथियार दिखाकर उससे लूटपाट शुरू कर दी। तभी दूसरा बदमाश भी हथियार लेकर उसके पास पहुंचा। दोनों मिलकर साइकिल सवार आदमी को लूटते रहे। इस बीच आसपास कोई नहीं था, जिसकी वजह से बदमाशों का काम भी आसान हुआ और वो लूटपाट कर वहां से भाग गए। हालांकि इस बीच पीछे से आ रहे एक आदमी ने दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश इतनी तेजी से निकले कि उनकी कोशिश बेकार साबित हुई। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के कारण सुर्खियों में आई सुनीता अरोड़ा अचानक जम्मू में पीडीपी के दफ्तर पहुंच गई। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे के विरोध में दिए बयान के बाद सुनीता ने पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की तिरंगा यात्रा की वजह से पुलिस दफ्तर की सुरक्षा में तैनात दिखी। पुलिस ने दफ्तर के बाहर कंटीली तारें बांध दी। तभी सुनीता अरोड़ा वहां पहुंच गईं और तारें हटाने की कोशिश में सुनीता पुलिस वालों से भिड़ गईं। ये तस्वीर एक बार फिर से बता दूं कि पीडीपी ऑफिस के बाहर जम्मू की काफी देर तक सुनीता पीडीपी दफ्तर में घुसने की कोशिश करती रहीं और महबूबा मुफ्ती को खरी खोटी सुनाती नहीं। महबूबा शर्म कर, जम्मू की धरोहर पर तेरा ऑफिस है। जम्मू के लोगों ने तुझे उठाया था और आज कहती है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। तिरंगा तो वो भी उठाएंगे जिन्होंने गन्स उठाई थी। सुनीता अरोड़ा अकेली ही पहुंची थी, लेकिन पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा फहराने की जिद पर अड़ी रही। लगता है कि मैं गलत हूँ। शूट मी, मेरे को यहाँ शूट करिए, मगर मैं आज यहाँ पे तिरंगा इसलिए लहराऊंगी क्योंकि मुझे महबूबा मुफ्ती ने आहत किया है। पुलिस ने सुनीता को अंदर जाने नहीं दिया तो सड़क के बीच में ही वो बैठकर हंगामा करने लगी। मेरे को कोई टच नहीं करेगा। अगर तुम लोगों ने मुझे टच किया तो मैं खुद को हानि पहुंचाऊंगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। बस, you are the responsible for that। 2017 में लाल चौक पर पहुंचकर श्रीनगर बंद के दौरान सुनीता अरोड़ा ने देशभक्ति के नारे लगाए थे। उस वक्त उनके इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी। भारत और अमेरिका के बीच अहम कूटनीतिक बातचीत के लिए ट्रंप प्रशासन के 2 बड़े अफसर भारत में हैं। इस बातचीत को 2+2 बातचीत कहा जा रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन और पाकिस्तान के साथ बने हुए तनाव के कारण भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ये बातचीत बेहद अहम है। इसका नाम 2+2 इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों देशों के 2 मंत्री शामिल होंगे और दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे,
जबकि अमेरिका की तरफ से भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में BECA यानी बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए जाने की खबर है, जिसके बाद अमेरिका भारत के साथ अपने लोकेशन बताने वाले उपग्रह का डेटा साझा करेगा। इससे भारत को चीन और पाकिस्तान के हथियारों और मिसाइलों की सटीक लोकेशन मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिका से ड्रोन खरीदने की डील पर भी चर्चा होने का अनुमान है। बिहार के लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान काफी मुस्तैद नजर आए। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से वहां पर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। इस बीच कई इलाकों में जवानों ने पेट्रोलिंग की और इस बीच सड़क से गुजरने वाले हर आदमी की वो जांच भी करते नजर आए। कुछ इलाकों में उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। लखीसराय में कल पहले चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच वहां कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस और सुरक्षा बल का पहरा सख्त कर दिया गया है। एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ कुछ लोग यहाँ पर देखे गए हैं, संदिग्ध लोग। उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो पुलिस की टीम ने यहाँ पर लोगों से पूछताछ की है और यहाँ पूछताछ करने के बाद अब इन्हें जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्ध लोग जो कि पैदल आए थे वो इसी रास्ते से वापस गए हैं। तो पुलिस की टीम जो है अब उनको तलाशने के लिए, उनको ढूंढने के लिए अब वो इस रास्ते से वापस जा रही है और यहाँ पर लोग जगे हुए हैं। इन लोगों ने जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उसके बाद जो है अब जो लोकल पुलिस है वो अलर्ट पर है और वो लगातार उन संदिग्धों की तलाश के लिए अब यहाँ से वो लोकल टीम अब जा रही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो इसी रास्ते से निकले हैं। तो लिहाजा जो है पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्सेस, कमांडो फोर्सेस अब इसी रास्ते से यहाँ से ये निकल रहे हैं। पुलिस की लगातार सक्रियता इधर बढ़ी हुई है। पुलिस लगातार छापेमारी करती है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी होती है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपको इनपुट मिला कि 2 संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद आप? हाँ, सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है सो इस क्षेत्र में भटक रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र, तो उसके लिए छापेमारी की जा रही है। जैसे ही पकड़ाते हैं उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिस तरह से आप अभी कमांडो फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ घूम रहे हैं, इस तरह से कितनी टीमें होंगी जो इस इलाके में? करीब इस तरह की लगभग 3-4 टीमें हमारे साथ अभी मूवमेंट कर रही है। हमारे पदाधिकारी CAPF बल के साथ, अपने थाना बल के साथ अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही है। और ये इलाका जो है ये रेत वाला, ये पानी वाला, ये गंगा का कछारी इलाका है। ये कितने किलोमीटर में फैला होगा? 50 किलोमीटर से ज़्यादा? 50 नहीं, लेकिन करीबन यहाँ से मूल गंगा करीब 10 किलोमीटर दूर होगी। उसके बाद बेगूसराय का इलाका है। तो इस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है इस इलाके में। बिहार के दरभंगा में लोगों से वोट मांगने पहुंचे JDU विधायक शशि भूषण हजारी को फिर विरोध का सामना करना पड़ा। बीते 2 बार से कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से जीतते आ रहे JDU विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 10 साल में इलाके के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। और यही वजह रही कि जब JDU विधायक शशि भूषण हजारी अपने काफिले के साथ लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों को शांत कराने के लिए JDU विधायक के कुछ समर्थक उन्हें समझाते दिखे, लेकिन उन लोगों ने विरोध जारी रखा। चुनाव जीत कर जाते हैं तो कभी भी अपने क्षेत्र में दोबारा वापस नहीं आते और अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासी जब इनसे मिलने जाते हैं तो ये घर से निकलते तक नहीं है। वहाँ हालात ऐसे बन गए कि JDU विधायक शशि भूषण हजारी गाड़ी में ही बैठे रहे, उससे नीचे तक नहीं उतरे और कुछ ही देर में वो वहां से चले गए। यूपी के जालौन में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े हुई ये घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चारों आरोपी पेट्रोल पंप पर आते नजर आए। वो 2 मोटरसाइकिलों पर बैठकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। पंप पर पहुंचते ही उन्होंने पहले तेल भरवा रहे लोगों को तमंचे के दम पर वहां से भगाया। फिर उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद कर्मचारी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। तभी एक आरोपी ने वहाँ के कर्मचारी से पैसों से भरा बैग छीन लिया और फिर सभी वहाँ से भाग गए। उसका बैग छीन कर भागे हैं, जिसमें 26,000 रुपया बताए जा रहे हैं। सेल्समैन के द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि वो एक आदमी को उनमें से पहचानता है। दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात का पता चलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने बिना देर किए तुरंत इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। बीजेपी ने पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली। पहली बार जम्मू कश्मीर में 26 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी रखी। 1947 में 26 अक्टूबर के ही दिन जम्मू कश्मीर को
जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया। और इस दिन को मनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिखा। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक निशाने पर महबूबा मुफ्ती रहीं। जम्मू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फौज पीडीपी दफ्तर पर पहुंच गई। भारी हंगामे के बीच पीडीपी का दफ्तर कुछ ही देर में तिरंगे झंडों से पटा दिखने लगा। कुछ कार्यकर्ता तो दफ्तर की दीवार पर चढ़ गए जहां पीडीपी का झंडा लगा था। उन्होंने ठीक उसी खंबे पर तिरंगा झंडा भी बांध दिया। दफ्तर पर लगे बोर्ड पर महबूबा की तस्वीर पर एक दिन पहले ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने हरा पेंट फेंक दिया था। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बीजेपी के युवा मोर्चा की इस तिरंगा यात्रा में पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। अलग अलग जिला स्तर के ऊपर इस तरह की रैली निकाली जा रही है। जो भारत के भीतर जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप में विलय दिवस हुआ था, तो ये रैली आज जम्मू शहर में अलग अलग हिस्सों से निकलकर परेड ग्राउंड में वहां पर खत्म होगी। सड़क पर ही बीजेपी नेता देशभक्ति के गीत गाते रहे। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बीजेपी के युवा मोर्चा ने ऐसी ही तिरंगा यात्राएं निकाली, जिनमें श्रीनगर भी शामिल रहा। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिश में कुछ लड़कों को हिरासत में भी लिया गया। श्रीनगर में भी महबूबा मुफ्ती ही बीजेपी के निशाने पर रही। इसीलिए तिरंगा यात्रा महबूबा मुफ्ती के घर के ठीक सामने से गुजरी। और आप देख सकते हैं ये महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस है और उसके सामने से ये तिरंगा रैली निकाली गई। और आप देख सकते हैं काफी सारी गाड़ियां हैं जिसमें बीजेपी के वर्कर बैठे हुए हैं और तिरंगा उन्होंने हाथों में लिया हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए इस यात्रा के जरिए महबूबा मुफ्ती को जवाब देने की कोशिश की गई। यात्रा शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पर खत्म हुई, जहां तिरंगा झंडा लहराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे। कॉन्फ्रेंस सेंटर पर बड़ी संख्या में तिरंगे झंडे लहराते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे भी लगते रहे। इससे पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश हुई। कुछ लड़के अचानक लाल चौक पर पहुंचकर देशभक्ति के नारे लगाने लगे। काफी धक्का मुक्की और संघर्ष के बाद पुलिस ने लड़कों को हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी ने वाराणसी के बुनकरों से बात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के कुछ बुनकरों से बात की। इन बुनकरों ने उनसे बिजली की बढ़ी दरों समेत दूसरी समस्याओं का जिक्र किया, जिस पर प्रियंका ने भी उन्हें मदद का भरोसा दिया। मिजोरम की राजधानी आइजॉल के कुछ हिस्सों में सुबह से 3 नवंबर सुबह तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। सरकार ने कोरोना के खतरे की वजह से फिर ये लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से करने पर जबानी जंग तेज हो गई। दिल्ली के मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान ने दशहरे के मौके पर हाथरस घटना का विरोध करते हुए रावण के पुतले पर सीएम योगी का नाम लिखकर उसे फूंका था। जो लोग जिस मानसिकता से ग्रसित हैं वो वैसी ही बातें और काम करते हैं। बीजेपी के राखी बिरलान पर तंज कसते ही आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता उनके समर्थन में आ गए। इस तरह से घटना हुई उससे बहुत लोग आहत हैं, तो मेरे ख्याल से अब वो उसकी एक अभिव्यक्ति रही होगी। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने बिहार के औरंगाबाद में एलजेपी उम्मीदवार के समर्थन में एक रोड शो किया। इस मौके पर अमीषा पटेल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अमीषा ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सामेर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव से 48 घंटे पहले इलाके की सभी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी और मतदान खत्म होने तक ये दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही आदेश न सिर्फ विधानसभा क्षेत्र बल्कि आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में भी लागू होगा। इस सामेर सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक लड़के पर अपने दोस्त की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पैसों के लेन देन में विवाद हुआ था। सलमान को जो अक्यूज है मुरादाबाद से पकड़ा गया और इसमें अरेस्ट कर इसी केस में अरेस्ट करके तफ्तीश आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। रविवार से वो लापता थे, जिसके बाद उनका शव इलाके में एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। कार्यकर्ता की हत्या से बीजेपी में रोष है और वो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। हमारा मोहनपुर थाना का सियालसाई जो बूथ है, वही बूथ का उपाध्यक्ष उसको हत्या करके पेड़ में लटकाया गया है। कल से वो लापता था। घर का सब लोग सोचा कि कहीं पे गए होगा। आज सुबह से छानबीन चालू किया और गांव का पास ही एक पेड़ में
लटकाया हुआ पाया गया है। तृणमूली दुष्कृतियों ने 2 दिन से उनको जान से मारने का हुमकी दे रहा है। पुलिस पूरा सपोर्ट करके ही ये हत्या किया हुआ है। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने बयान को समाज को बांटने वाला बताया है। तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह है। तेजस्वी यादव ने एक सभा में कहा, रोहतास में ही जहां के आप हैं, कि लालू राज में गरीब सीना तान के चलता था बाबू साहब लोगों के खिलाफ। तो एक जातिगत टिप्पणी के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, लालू जी जैसा तेजस्वी खुद गवाह हो गए। अब लालू जी जिंदगी भर बिहार को बांट के राजनीति किए। उन्होंने अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच जात की राजनीति किए, इसलिए बिहार को रसातल पर लेके चले गए। इससे ज़्यादा हमारी आरजेडी के लोगों से या उनके लड़के से अपेक्षा हमारे करते नहीं हैं, क्योंकि उनकी इससे ज़्यादा समझ है ही नहीं। उनको बिहार के बारे में कैसे विकसित करना चाहिए, कैसे उसको डेवलप करना चाहिए, इसके पास उनका कोई गणना नहीं है। उनकी राजनीति का एकमात्र सूत्र है, समाज के लड़ाओ, ग्रुप अलग करो और अपने राज करो। इससे ज़्यादा उनको आता नहीं है। जो बाप का व्यवस्था था वही चीज़ लेकर वो चल रहे हैं। समाज में आक्रोश फैला के कोई समाज का नेता नहीं बन सकता है। जब कोई मुख्यमंत्री या नेता बनता है तो वो पूरा समाज का नेता हो जाता है, जात पात का नेता नहीं होता। 21 अक्टूबर की रैली में तेजस्वी यादव बोले थे कि लालू के राज में गरीब सीना तान के बाबू साहब के सामने चलते थे, जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल के ना मौका मिले के चाहिए। बीजेपी के आरोप के बाद आरजेडी नेता मनोज झा ने तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर सफाई दी। उनका जो संदर्भ था सिर्फ रोहतास में ही नहीं कहा, हर जगह उन्होंने कहा उनका आशय था भ्रष्ट बाबू और साहिबाना मिजाज के लोग। कई नौकरशाह होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, जो जनता के सरोकारों से संबंधित रखते हैं। कई नौकरशाह ऐसे होते हैं जो भ्रष्ट चरित्र के होते हैं और साहिबाना मिजाज के होते हैं। उनके बारे में उन्होंने कहा था। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में देवी दुर्गा को पीपीई किट पहनकर विदाई दी गई। पूजा के आखिरी दिन वहां के दुर्गा पंडालों में पूरे एहतियात के साथ सभी रीति रिवाज निभाए गए। लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से कुछ महिलाएं पीपीई किट पहनकर दुर्गा की पूजा करती नजर आईं। पीपीई किट पहन करके आज देवी का वरण हो रहा है, देवी को विदाई दी जा रही है। किसी के हाथ में धुनुची है, किसी के हाथ में पूजा का सामान है। कोरोना के खतरे के बावजूद वहां लगभग सभी परंपराएं पूरी की गईं। महिलाओं ने दुर्गा प्रतिमा के सामने एक साथ फेरे लगाए और परंपरा के मुताबिक धुनुची नृत्य भी किया। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पूरी सावधानी और एहतियात के साथ दुर्गा पूजा की और हर नियम का बखूबी ध्यान रखा। जितना प्रोटोकॉल है वो सभी को मानकर हम लोग जैसे माँ का वंदना करते हैं ऐसे ही करेंगे। कोरोना संकट की वजह से इस साल वहां पंडालों में सदियों पुराने सिंदूर खेला की रस्म नहीं की गई, जिसे दुर्गा पूजा का अहम हिस्सा माना जाता है। बिहार के वैशाली में एक रैली के समय बीजेपी के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव पर विवादास्पद बयान दिया। मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन पूर्व विधायक ने बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव को जालिम कह दिया। नीतीश कुमार वहां जेडीयू प्रत्याशी उमेश प्रसाद कुशवाहा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इसी सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की कांटे की टक्कर हुई थी और भूपेंद्र यादव को अपशब्द कहने वाले अच्युतानंद सिंह को जेडीयू के उमेश प्रसाद कुशवाहा ने ही हरा दिया था। 3 तारीख को चुनाव में भूल मत करिए। लुटेरा खड़ा है, लूटने वाला खड़ा है, लूट के आया है। लेकिन जमीन भीगी हुई है आंसू से, जहां बादल इबादत कर रहे। हमारी बेबसी का इम्तिहान है, हम नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जैसे जालिम की इबादत कर रहे। जय हिंद, जय भारत। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में संविधान बदलने पर हुए जनमत संग्रह के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वहां करीब 78% लोगों ने नया संविधान लिखे जाने के समर्थन में वोट दिया। ऐसे में इतनी बड़ी जीत मिलने पर लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और राजधानी सैंटियागो में सड़क पर हजारों की भीड़ जमा हो गई।
लोग चौराहे पर ही जश्न मनाने लगे। खूब आतिशबाजी भी हुई। कुछ लोग तो डायनासोर और कार्टून किरदारों की पोशाक में झूमते दिखे। वहीं कुछ चौक पर लगी एक मूर्ति पर ही चढ़ गए। जमकर गाना बजाना भी हुआ और लोग सड़क पर ही नाचते नजर आए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों तक को लेकर जश्न में शामिल हुए। Emoción, como que todavía no me cae la teja, todavía no puedo creer que realmente se haya logrado. लेकिन जनमत संग्रह के दौरान राजधानी सैंटियागो में हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी हुई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग और प्रशासन आमने सामने नजर आए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, मगर तब भी लोग पीछे नहीं हटे। उल्टा वो वाटर कैनन पर ही हमला करते नजर आए। जेडीयू नेता संजय झा ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह उनकी फिल्म फ्लॉप हुई थी, उसी तरह वो राजनीति में भी फ्लॉप साबित होंगे। जेडीयू नेता यहीं नहीं रुके, उन्होंने चिराग पासवान को मदारी के इशारे पर नाचने वाला जमूरा तक कह दिया। वो फिल्म में भी काम किए, एक फिल्म में, और वो फिल्म भी ऐसा फिल्म था कि इंटरवल से पहले लोग भाग गए, नहीं बैठा कोई देखने के लिए। राजनीति में भी अब यही होने वाला है इनके साथ। पहले फेज के आते आते जैसे फिल्म फ्लॉप हुआ, पॉलिटिक्स में ऐसे ही फ्लॉप हो जाएंगे। इन्हीं के साथ काम की थी ना कंगना रनौत, देखिए कहाँ गई। इसी बिहार का बेटा था सुशांत सिंह राजपूत, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन अपने मेहनत से कैसा जगह पाया। तो जमूरा होता है ना, उसको लोग नचाता है मदारी, तो जमूरा बने हुए हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादास्पद बयान पर घमासान हो गया। यूपी के उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव में कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठ गया। सांसद साक्षी महाराज ने एक प्रचार सभा में कब्रिस्तान पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं, और अन्याय नहीं है क्या? कांग्रेस ने साक्षी महाराज पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करने का आरोप लगाया। अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस तरीके की विवादित बातें करके सांप्रदायिकता को भड़काने का काम कर रहे हैं। रेलवे ने पंजाब में मालगाड़ियां भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी। रेलवे ने यह फैसला किसान आंदोलन की वजह से लिया। राज्य में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान पिछले कई दिनों से रेल पटरियों पर धरना दे रहे हैं। मालगाड़ियों के नहीं आने से राज्य में फिर बिजली संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादातर पावर प्लांट तक कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मोदी साहब पंजाब के साथ दुश्मनी ले रहे हैं, पंजाब के किसानों के साथ दुश्मनी ले रहे हैं और पंजाब झुकेगा नहीं। गुजरात के कपराड़ा में उपचुनाव के लिए सीएम विजय रूपाणी ने एक रैली की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद कांग्रेस टूटने वाली है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। ये राज्यसभा के 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 विधायकों की खरीद फरोख्त की है। राजस्थान के अलवर में एक शराब के ठेकेदार पर अपने दलित कर्मचारी को जिंदा जलाने का आरोप लगा। मारे गए इस कर्मचारी के परिवार का दावा है कि पिछले 6 महीने का वेतन मांगने पर यह हत्या की गई। आरोपी ठेकेदार की मां सरपंच है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। भाई ने रिपोर्ट दी है ठेकेदार राकेश कुमार यादव के खिलाफ कि मेरे भाई को ठेके के अंदर जला के मार दिया गया है। अहमदाबाद और केवडिया के बीच शुरू होने वाली सेवा के लिए पहला सी प्लेन साबरमती रिवर फ्रंट पहुंच गया, जिसका ट्रायल रन भी किया गया। इस सेवा का उद्घाटन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रिवर फ्रंट से सी प्लेन के जरिए उड़ान भरी थी और इस सेवा को शुरू करने का वादा किया, जिसके करीब 3 साल बाद देश में पहली बार शुरू होने वाली इस सेवा के लिए पहला सी प्लेन अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद से केवडिया को जोड़ने वाली इस सेवा से सबसे ज्यादा फायदा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले पर्यटकों को होगा और वो इसमें सफर का आनंद उठा सकेंगे। 3 साल से भी कम वक्त में इस पूरे प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहना गया। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सेवा का लोकार्पण भी करेंगे। इस सेवा की शुरुआत से पहले अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर वाटर एरोड्रोम भी बनाया गया, जहां सी प्लेन से सफर करने वाले यात्रियों को उड़ान से 1 घंटा पहले पहुंचना जरूरी होगा। इस सेवा को शुरू करने के लिए सभी तैयारियों को भी लगभग पूरा कर लिया गया। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि इस सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद एक बार में 19 यात्री सफर कर सकेंगे। इनमें पायलट समेत यात्रियों की मदद के लिए चालक दल के 6 सदस्य भी शामिल हैं।
ये सेवा यात्रियों के लिए दिन में 4 बार उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए हर यात्री को एक तरफ की यात्रा के लिए 4,800 रुपए चुकाने होंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली करने गए सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर पर चप्पल फेंकी गई, जिसके बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहां सभा के बाद नीतीश कुमार जब हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे थे, तभी भीड़ में किसी ने उनकी तरफ चप्पल फेंकी। इस बीच कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के विरोध में नारेबाजी भी की। हंगामे के बीच नीतीश कुमार सभा करके वहां से निकल गए और फिर पुलिस ने चप्पल फेंकने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें पुलिस अपने साथ थाने ले गई और मामले की जांच शुरू की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए गए बयान के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरिस में एक टीचर की हत्या होने के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कराची में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली और फ्रांस का झंडा जलाकर विरोध जताया। कुछ ऐसे ही प्रदर्शन दूसरे देशों में भी हुए। गाजा में लोगों ने राष्ट्रपति मैक्रों की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। نستنكر ما صدر من إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तायिप एर्दोआन ने भी मैक्रों को दिमागी तौर पर बीमार बता दिया। Hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan। यही नहीं, कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई। कुवैत, मिस्र और कतर समेत कई देशों में फ्रांस में बनी चीजों को दुकानों से हटा दिया गया। पीएम मोदी आज यूपी के रेहड़ी पटरी वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लाभ पाने वालों से पीएम मोदी बात करेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ जुड़ेंगे। कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए केंद्र ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें यूपी से 6,40,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें 3,62,000 से ज्यादा लोगों को योजना का फायदा मिला। योजना का लाभ उठाने वाले रेहड़ी पटरी वालों से पीएम मोदी आज बातचीत करेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बुरी खबर है, और वो ये है कि एमसीडी के 1400 डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से शहर में मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ सकता है। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर पहले से ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके बाद उन्हें आज एमसीडी मेयर ने बातचीत के लिए बुलाया है। इस वजह से उन्होंने आज एलएनजेपी से सिविक सेंटर के लिए होने वाला मार्च फिलहाल टाल दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि जब तक उनकी परेशानी का स्थायी हल नहीं निकल जाता, तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। शराबबंदी के बहाने चिराग पासवान के आरोप पर नीतीश कुमार भड़क गए। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी होती है। इसके लिए उन्होंने सीधा नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया। मेरा मानना है और लोगों का मानना है, बिहार के लोगों का मानना है कि ये लिप्त है, भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने आरोप लगाने वालों को ही धंधेबाज कह दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं, वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा, हमको सब पता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत 3 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उन पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर दिलीप रे को जमानत भी दे दी। रवीना टंडन के जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 के लिए उनका लुक जारी कर दिया गया। हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग जारी है। खबर है कि ये फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के कुछ गांवों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से पूरा इलाका ठंड की चपेट में आ गया, जबकि कुछ सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। इस बर्फबारी की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर कुछ महिलाओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी की अगुवाई में कांग्रेस के अनुभव से सरकार चलेगी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला हैं, जो हिमाचल के प्रभारी हैं, लेकिन इस वक्त बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं पार्टी के पक्ष में। राजीव जी, आपकी पार्टी दावा ये कर रही है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि लालटेन का युग अब चला गया, तो आप तो लालटेन के भरोसे ही, उन्हीं के सहारे हैं, आप तो बी टीम है लालटेन की। देखो, मोदी जो कुछ कहें हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
हम उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन असलियत ये है कि बिहार में इस समय जो सरकार है वो गई, वो सरकार नहीं बच रही है, वो सरकार जा रही है और ये सरकार नहीं बचने वाली। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस और वामपंथी लोगों के जो घटक दल हैं, पार्टियां हैं, उनकी सरकार यहाँ पे आ रही है, ये तय है। यहाँ आंधी नहीं, यहाँ तूफान है इस समय हालिया है। और लोग जो इसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आदरणीय मोदी जी हों या दूसरे लोग हों, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम बदलाव की बयार है, बदलाव की आंधी है। और आपने देख लिया होगा कि जगह जगह जहाँ जहाँ ये एनडीए गठबंधन वाले लोग, जहाँ जहाँ जेडीयू वगैरह के लोग जा रहे हैं, ऊट किए जा रहे हैं। बीजेपी के समर्थकों की कारों पे जनता पत्थर फेंक रही है। इससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलतफहमी है। आर्टिकल 370 हटने और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हुई लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट है कि 26 सीटों के लिए हुए इन चुनावों में बीजेपी ने 15 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी 9 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। इन चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ही लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल पर बीजेपी की ही सत्ता थी। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक बदमाश ने लाइव के समय रिपोर्टर का फोन छीन लिया, जिसका वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यह रिपोर्टर राजधानी ब्यूनस आयर्स में लाइव रिपोर्टिंग की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि वो बोलना शुरू करता, एक लुटेरा उसका फोन छीनकर भाग निकला। इसके बाद रिपोर्टर भी तेजी से लुटेरे के पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वो वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना लाइव चलती रही। हालांकि इस बीच आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया और उससे फोन लेकर रिपोर्टर को लौटा दिया। सुशांत केस में बीजेपी नेता नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सियासी बयानबाजी का दौर नहीं थम रहा। इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता नारायण राणे ने इशारों में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा। सुशांत की केस ओपन होगी तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का एक मंत्री जेल जा सकता है। नारायण राणे के इस हमले का जवाब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया और आरोपों को बेबुनियाद बताया। ठाकरे कुटुंबियांवरती, आदित्यवरती तोंडात शेण भरून भरून, होय मी जाणीवपूर्वक बोलतोय, तोंडात शेण भरून भरून गोमूत्राच्या गुळण्या तुम्ही आमच्यावरती टाकल्या। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में राजनीतिक दलों को सभी जगह जनसभाएं करने की मंजूरी दे दी। हालांकि इससे पहले कोरोना के खतरे की वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जिलों में इस पर रोक लगा दी थी और सिर्फ ऑनलाइन प्रचार करने का आदेश दिया था। बिहार में बीजेपी नेता अमृता भूषण ने पुलिस में धमकी मिलने की शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे पैसे मांगे गए और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। अभिनेत्री पायल घोष मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद रहे। पायल ने हाल ही में निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक उन पर इलाज का कोई असर नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले ही सौमित्र चटर्जी को कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि पिछले हफ्ते उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने की वजह से उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरा गोदाम आग की लपटों से घिर गया। आग लगने से इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई और वहां दमकल की टीम को बुलाया गया। लेकिन इस बीच आसमान में धुआं छाने से गोदाम के आसपास मौजूद लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। हालांकि दमकल कर्मी घटना की जगह पर पहुंचे और कड़ी मेहनत पर आग को बुझाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वडोदरा में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर चप्पल फेंकी गई। नितिन पटेल मीडिया से बात कर रहे थे, तभी किसी ने पीछे से उन्हें चप्पल फेंकी। हालांकि चप्पल डिप्टी सीएम को नहीं लगी। बिहार चुनाव के साथ साथ गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है, जिसके लिए डिप्टी सीएम नितिन पटेल प्रचार करने में जुटे हुए हैं। चीन के एक आदमी ने एक ऐसा सूट बनाया जिसे पहनकर इंसान किसी पंछी की तरह आसमान में उड़ पाएगा। अपने इस कारनामे की वजह से इस आदमी को चीन का आयरन मैन कहा जाने लगा है।
क्योंकि अपना शौक पूरा करने के लिए लियू डोंगशेंग नाम के उस आदमी ने फिल्म की तर्ज पर एक जेट सूट ही बना डाला और उसे पहनकर वो उड़ता हुआ नजर भी आया। बताया गया कि इस सूट को पहनकर कोई भी 3 से 5 मिनट तक उड़ सकता है। इस इंजीनियर ने 2 साल तक जेट सूट पर काम किया। शुरुआती कोशिशें नाकाम रही, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले ही आई और लगातार वो इसे बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। जेट सूट से हवा में उड़ने का सपना तो पूरा होगा ही, साथ ही सड़क के ट्रैफिक से भी निजात मिल सकेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल किए गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल समेत कई बड़े नामों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। इस हादसे में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 149 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब ने 18.5 ओवरों में 2 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। जयपुर में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कॉमेडियन एहसान कुरैशी को प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। इस बात की जानकारी खुद एहसान कुरैशी ने एक वीडियो जारी कर दी। वो आज से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू करेंगे। मैं आ रहा हूँ जयपुर, गुलाबी शहर के गुलाबी लोगों से मिलने। फिल्म निर्देशक महेश भट्ट की भांजे की पत्नी लवीना लोध ने गंभीर आरोप लगाए। लवीना लोध ने दावा किया कि उनके पति सुमित सबरवाल ड्रग्स सप्लाई करते हैं। लवीना लोध ने इस पूरे मामले में भट्ट परिवार के भी शामिल होने की बात कही। उनका कहना है कि इसकी शिकायत 2016 में उन्होंने पुलिस में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर उन्होंने अपने पति से भी अलग होने का फैसला किया। इससे पहले लवीना लोध ने वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने लवीना लोध पर 1 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। और अब एक्ट्रेस लवीना लोध ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर भट्ट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। तो अभी हमारे साथ लवीना है, तो चलिए उनसे जानते हैं पूरा मामला। तो लवीना जी, आपका जो पूरा मामला है वो है क्या और किस बेसिस पे आपने आरोप लगाए हुए हैं? जी मेरी जैसे मैंने बताया कि मेरी शादी सुमित सबरवाल से हुई है, जो महेश भट्ट के भांजे हैं। और जब मैंने सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी, जैसे ड्रग्स पेडलिंग, और वो ड्रग्स देते थे, लड़कियां सप्लाई करते थे और प्रोस्टिट्यूशन में थे, तो ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ़ FIR भी किया था और केस भी फाइल किया है कोर्ट में। और आज जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इनकी फैमिली की तरफ से बहुत दबाया जा रहा है, मेरा घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी ज्वेलरी लेकर चले गए हैं, तो इसीलिए मैं आज बाहर आई हूँ जनता के पास मदद मांगने। आपने कहा कि परिवार के लिए और अपने लिए मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और सबको बताया कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो क्या मतलब आपके परिवार को कोई खतरा है या किसी ने आप लोगों से कुछ कहा है? जी बिल्कुल खतरा है ही ना, कि जब 2016 में मैं महेश भट्ट के पास गई थी और मैंने बताया था कि सुमित ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ड्रग्स में, वुमेनाइजिंग करता है, प्रोस्टिट्यूशन में है और लड़कियां सप्लाई करता है, तो महेश भट्ट ने मुझे चिल्लाया मुझ पर। उन्होंने बोला तो करता है, तो बोला ये सब के बीच में तुम मत आओ, तुम आओगी तो तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर देंगे। तेजस्वी के अगड़ी जातियों पर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले रोहतास जिले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अगड़ी जातियों पर एक बयान दिया, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव वहां पर पार्टी प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब। तेजस्वी के इस बयान को डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने फौरन लपक लिया और इसे अगड़ी जातियों के अपमान से जोड़ दिया। और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय की संस्कृति और विरासत को दिखाने के लिए अलग म्यूजियम बनाने की मांग को ठुकरा दिया। इससे पहले एक कांग्रेस विधायक ने यह अलग म्यूजियम बनाने की मांग की थी। पंजाब के लुधियाना में कुछ लोगों पर एक चलती कार में एक लड़की का गैंगरेप करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि आरोपियों ने जन्मदिन पार्टी के बहाने इस लड़की को बुलाया और फिर नशे की हालत में उसका रेप किया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगी। हालांकि जल्द ही उनकी तरफ से मतदाताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी होगा। मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने हमला बोल दिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर सौदेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगाया। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। हालांकि बीजेपी नेताओं ने सौदेबाजी के आरोपों से इनकार करते हुए कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ पर ही सवाल खड़े कर दिए। कि सौदेबाजी तो कमलनाथ जी ने की थी, चेहरा सिंधिया का था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में, और 10 जनपद से सौदेबाजी करके वो मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार सवार 2 लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकली एक छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी पहले तो लड़की को कार में बैठाने की कोशिश करता दिखा और जब लड़की ने मना किया तो उसने उसे गोली मार दी। बाद में वो और उसका साथी कार में बैठकर फरार हो गए। बाद में घायल हालत में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में जुट गई है। तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया, वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। रूस का तेल ढुलाई करने वाला एक जहाज एज़ोव सागर में हादसे का शिकार हो गया। जहाज में धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिसके बाद उससे धुआं उठने लगा। एज़ोव सागर में हुए इस हादसे के बाद टैंकर से उठता धुआं कई किलोमीटर ऊपर तक जाता दिखा। इस धमाके की वजह से जहाज को काफी नुकसान हुआ और उसका एक हिस्सा टूटकर समंदर में लटका नजर आया। बताया गया कि इस हादसे के बाद जहाज में सवार 3 लोग लापता हो गए, जिन्हें खोजने के लिए समंदर और आसमान दोनों मोर्चों पर रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गईं। लापता लोगों की तलाश में कई छोटे जहाज समंदर की खाक छानते दिखे, तो कई हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे नजर आए। Поисково-спасательные работы продолжаются. В течение ночи у нас работал हादसे के वक्त जहाज पर 13 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 3 लापता हो गए। देश में पहली बार अदालत की कार्यवाही लाइव दिखाई गई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट की कार्यवाही को यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया गया। हालांकि अभी इसे प्रयोग के तौर पर ही शुरू किया गया है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो गुजरात हाई कोर्ट की दूसरी अदालतों की कार्यवाही भी लाइव दिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कुछ मामलों की कार्यवाही को लाइव दिखाने के लिए अदालतों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं भी लागू नहीं हो पाया था। बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े चेहरों को जगह मिली है। देश के पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह को और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी ने उत्तराखंड की एक सीट के लिए नरेश बंसल को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इन सीटों पर 9 नवंबर को मतदान होगा। प्रदूषण से निपटने के लिए चीन के जिलिन प्रांत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली स्मार्ट बसें उतार दी गई। दावा है कि ये बसें न तो रत्ती भर खतरनाक गैसें पर्यावरण में छोड़ती हैं और न ही ज्यादा शोर मचाती हैं, मगर इसके बावजूद रफ्तार के मामले में ये कोई समझौता नहीं करती। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं। इन बसों का इंजन और बनावट इतनी मजबूत है कि ये -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी सड़क पर आराम से दौड़ सकती हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक बसें भी प्रदूषण नहीं फैलाती, लेकिन वो चार्ज होने में काफी वक्त लगाती हैं। मगर हाइड्रोजन से चलने वाली इन बसों के साथ ये दिक्कत नहीं। बताया गया कि इनमें ईंधन भरने में महज 15 मिनट लगते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद केंद्र सरकार पराली की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पराली की समस्या के निपटारे के लिए 4 दिनों में सरकार एक अध्यादेश लाएगी, जिसके तहत एक संगठन बनाया जाएगा जो 5 राज्यों में पराली की समस्या पर काम करेगा। इसकी जानकारी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसके बाद कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पराली की समस्या से निपटने के लिए रिटायर्ड जज मदन लोकुर की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, मगर सरकार ने जज लोकुर की नियुक्ति पर ऐतराज जताया था। लेकिन इस वक्त अदालत ने केंद्र की इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया था। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को फिर झटका लगा। पीएनबी घोटाले के भगोड़े आरोपी नीरव मोदी को एक और झटका लगा। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की जमानत याचिका 7वीं बार खारिज कर दी। हरियाणा के झज्जर में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की हत्या कर दी। आरोप है कि इन बदमाशों ने फोन कर इस लड़के को बुलाया और वो जैसे ही वहां पहुंचा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।
भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी राजदूत ने कोरोना नियमों का भी पूरा ख्याल रखा और एक दूसरे से हाथ मिलाने के बजाय कोहनी से अभिवादन करते दिखाई दिए। प्याज की कीमतों में भारी उछाल आने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए को घेर लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव ने प्याज की माला दिखाते हुए महंगाई को मुद्दा बनाया। प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है। तो अब कहाँ है? हमले के बाद जेडीयू भी तेजस्वी यादव पर पलटवार करने से नहीं चूकी। आरजेडी केंद्र की सरकार में कांग्रेस के साथ वर्षों तक रही है। उस वक्त महंगाई के मुद्दे पर तो आपकी ज़बान से चू भी नहीं निकलता था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के नगर निगम एमसीडी के अस्पतालों में काम करने वाले सीनियर डॉक्टरों ने वेतन नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कोरोना संकट के बीच भी इन लोगों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज होकर एमसीडी अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर छुट्टी पर चले गए और मंगलवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। हिंदू राव अस्पताल से सामने आई कुछ तस्वीरों में कई डॉक्टर धरने पर बैठे दिखे। हाथों में बैनर लेकर बैठे इन लोगों ने वेतन देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। 1 2 3 4 पहले से ही हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टरों को सीनियर डॉक्टरों का समर्थन मिलने से ये प्रदर्शन और तेज हो गया। एमसीडी के अस्पताल हिंदू राव परिसर के भीतर मौजूद है। ये जो ग्रुप खड़ा है ये सीनियर डॉक्टर्स का है और पहले से ही हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हिंदू राव अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे डॉक्टरों ने इस हड़ताल के लिए एमसीडी के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और उन पर अनदेखी के आरोप लगा दिए। देखिए, हम हैं कोरोना वॉरियर्स और आप कोरोना वॉरियर्स का हाल देख लीजिए, भूखे बैठे हुए हैं। आज 4th डे हो गया है और हम यहाँ पे सड़क पे हैं। इन लोगों ने मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी भी दी। जब तक इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हम लोग इस स्ट्राइक को नहीं तोड़ेंगे। एमसीडी अस्पतालों में हड़ताल के ऐलान से वहाँ भर्ती मरीजों की मुश्किल बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह महबूबा मुफ्ती के बयान को बताया। महबूबा मुफ्ती ने 370 की बहाली की मांग करते हुए तिरंगे पर विवादास्पद बयान दिया था, जो उनकी पार्टी के नेता टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा को नागवार गुजरा, जिसके बाद उन्होंने पीडीपी से अलग होने का फैसला कर लिया। जो हमने चिट्ठी लिखी है उसमें हमने ये कहा है कि हम अपने आप को, जो आपने एक फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह दी है रिगार्डिंग अवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो एक नेशनल प्राइड है हमारे लिए, उसके बारे में जो आपने कहा है, हम अपने आप को डिसएसोसिएट, हम उससे उस बयान को अपने आप से अलग करते हैं। लेकिन आज हम अपने आप को एक किस्म का ठगा हुआ महसूस करते हैं कि नो देयर इज़ नो, वो अल्टरनेटिव जो मुफ्ती साहब की लीडरशिप में आज हमने दिया था, वो अल्टरनेटिव आज ख़त्म हो गया। आज उस अल्टरनेटिव को दफन कर दिया गया। उधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने महबूबा मुफ्ती पर हमला करते हुए कहा कि अलगाववादियों के चेहरे बेनकाब हो गए। मेरा ख्याल है कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। जितने भी अलगाववादी लोग हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो गए, इनके विदेशी फंडिंग बेनकाब हो गई है और समाज में अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है। इसलिए पहले कभी ये नेता थे, पर अब ये नेता नहीं है क्योंकि इनके चेहरे बेनकाब हो गए। बिहार के लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान काफी मुस्तैद नजर आए। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से वहां पर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई। इस बीच कई इलाकों में जवानों ने पेट्रोलिंग की और इस बीच सड़क से गुजरने वाले हर आदमी की वो जांच भी करते नजर आए। कुछ इलाकों में उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। लखीसराय में कल पहले चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच वहां कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ कुछ लोग यहाँ पर देखे गए हैं, संदिग्ध लोग। उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो पुलिस की टीम ने यहाँ पर लोगों से पूछताछ की है और यहाँ पूछताछ करने के बाद अब इन्हें जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्ध लोग जो कि पैदल आए थे वो इसी रास्ते से वापस गए हैं। तो पुलिस की टीम जो है अब उनको तलाशने के लिए, उनको ढूंढने के लिए अब वो इस रास्ते से वापस जा रही है और यहाँ पर लोग जगे हुए हैं। इन लोगों ने जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उसके बाद जो है अब जो लोकल पुलिस है वो अलर्ट पर है और वो लगातार वो उन संदिग्धों की तलाश के लिए
अब यहाँ से वो लोकल टीम अब जा रही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो इसी रास्ते से निकले हैं, तो लिहाजा जो है पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्सेस, कमांडो फोर्सेस अब इसी रास्ते से यहाँ से ये निकल रहे हैं। पुलिस की लगातार सक्रियता इधर बढ़ी हुई है, पुलिस लगातार छापेमारी करती है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी होती है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपको इनपुट मिला कि 2 संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद आप? हाँ, सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है सो इस क्षेत्र में भटक रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र, तो उसके लिए छापेमारी की जा रही है। जैसे ही पकड़ाते हैं उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिस तरह से आप अभी कमांडो फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ घूम रहे हैं, इस तरह से कितनी टीमें होंगी जो इस इलाके में? करीब इस तरह की लगभग 3-4 टीमें हमारे साथ अभी मूवमेंट कर रही है। हमारे पदाधिकारी CAPF बल के साथ, अपने थाना बल के साथ अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही है। और ये इलाका जो है, ये रेत वाला, ये पानी वाला, ये गंगा का कछारी इलाका है। ये कितने किलोमीटर में फैला होगा? 50 किलोमीटर से ज़्यादा? 50 नहीं, लेकिन करीबन यहाँ से मूल गंगा करीब 10 किलोमीटर दूर होगी। उसके बाद बेगूसराय का इलाका है। तो इस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है इस इलाके में। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 7 अहम बिंदु बताए। दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बातचीत में पीएम ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। Drivers of change are accelerating our efforts to move towards a gas-based economy. Cleaner use of fossil fuel, particularly petroleum and coal. Greater reliance on domestic source to drive biofuels. Achieving the renewable targets of 450 gigawatt by 2030. Increasing the contribution of electricity to decarbonize mobility. Moving into the emerging fuels, including hydrogen. Digital innovation across all the energy systems. ओडिशा के कंधमाल में आदिवासी इलाके बादीमहा राकिया के लोगों ने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए 600 मीटर लंबी पानी की एक पाइपलाइन बिछा दी। बांस की बनी इस पाइपलाइन को बिछाने में 15 दिन लगे। कंधमाल के आदिवासी इलाके बादीमा राकिया के लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले कई किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो आसपास के गांवों के लिए भी मिसाल बन गया। गांव के लोगों ने पहाड़ों से बांस की एक 600 मीटर लंबी पाइपलाइन अपने घरों के पास तक बिछा दी। इस पाइपलाइन को बिछाने में 15 दिन का समय लगा और अब इससे गांव के सभी परिवारों के पीने की पानी की जरूरत पूरी हो रही है। दूरिया है जाउची मां माने टिक आसी पारु नांती बोली करी एरा बांस जंगल को जाई करी बड़ बड़ बांस ये कर करी बांस द्वारा छणा पानी संग्रह करी हमें बहुत कष्ट होतन करी हमु टिके पानी पे सुविधा कले हम ग्रामवासी उपकृत होंतु। गांव के 30 परिवारों ने मिलकर बांस की इस पाइपलाइन को बिछाकर पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उन्हें मदद की जरूरत है। लिहाजा गांव के लोगों ने सरकार से वहां हैंडपंप लगाने की मांग की, जिससे उनकी मुश्किलें कम हो सकें।